हाय फ्रेंड्स, पार्ट 2 बेसिक इंट्रोडक्शन का कॉमन टास्क। कोई भी आप सर्वर साइड लैंग्वेजेस ले लीजिए, उसके कॉमन टास्क आखिर क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो टास्क होता है सभी लैंग्वेज का वो होता है फॉर्म हैंडल। हम जो कुछ भी वैल्यू इनपुट करते हैं वो फॉर्म के द्वारा ही की जाती है। आखिर फॉर्म क्यों, सर्वर साइड लैंग्वेज में HTML का फॉर्म ही क्यों इस्तेमाल होता है, क्वेश्चन अगर एराइज हो तो उसका आंसर ये है कि सर्वर साइड लैंग्वेजेस मैंने पहले वीडियो में बताया था वो सर्वर में एग्जीक्यूट की जाती है। तो सर्वर में एग्जीक्यूट होती है तो कोई भी यूज़र सर्वर में जाके उस वैल्यू को इनपुट नहीं कर सकता। तो उसके पास जो सॉल्यूशन होता है वो होता है क्लाइंट लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करके क्लाइंट लैंग्वेजेस की वैल्यू सर्वर में सेंड करे। तो क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस तो बहुत है, HTML भी है, CSS भी है और जावास्क्रिप्ट भी है। तो HTML की पहले बात करें तो HTML में सिर्फ फॉर्म्स की हेल्प से ही हम यूज़र के पास वैल्यू इनपुट करवा सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स आते हैं, रेडियो बटन आते हैं, चेक बॉक्स आते हैं और दूसरे भी ऑप्शंस उसमें आते हैं। CSS की बात करें तो CSS में कोई ऐसा ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं जिसके द्वारा हम यूज़र से वैल्यू इनपुट करवा सके। तीसरी लैंग्वेज की बात करें अगर जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है उसमें ऑप्शन आता है वैल्यू इनपुट करने के लिए, प्रॉम्प्ट जिसे हम बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। इसमें एक डायलॉग बॉक्स आता है जिसे प्रॉम्प्ट कहा जाता है। प्रॉम्प्ट की हेल्प से हम वैल्यू यूज़र के पास इनपुट करवा सकते हैं, पर उस वैल्यू को हम सर्वर में कैसे सेंड करेंगे वो क्वेश्चन अराइज हो जाएगा। HTML का जो फॉर्म है वो पहले से इस प्रकार बनाया गया है कि उसका जो सबमिट बटन है वो सबमिट पे जब भी हम क्लिक करते हैं तो फॉर्म का सभी डेटा, जो हमारा फॉर्म है उसका सभी डेटा सर्वर में वो सेंड कर देगा। तो इसीलिए हम अगर सर्वर की कोई भी लैंग्वेज में आपको कोई भी वैल्यू यूज़र से इनपुट करनी है तो आपको ठीक से पहले फॉर्म बनाना आना ज़रूरी है। दूसरा ये जो कॉमन टास्क है उसमें क्या है कि वो एक्सटर्नल फाइल्स जो कुछ भी होती है उसे भी वो मैनेज कर सकता है, जैसे कि कोई भी एक सिंपल टेक्स्ट फाइल हो या एक्सेल फाइल हो। अगर एक्सेल फाइल में भी अगर आपको खुद का डेटा स्टोर करना है तो आप उसको एक्सेल फाइल को नहीं बना सकते हैं, टेक्स्ट फाइल को नहीं बना सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं, डिलीट भी उसे कर सकते हैं और यूज़र को वो दिखा भी सकते हैं प्रोग्राम के द्वारा। दूसरा जो कॉमन टास्क है वो डेटाबेस कनेक्टिविटी का होता है, जैसे कि एक्सेस एक जो कॉमन नेम है, सभी ने सुना होगा उसके बारे में। एक्सेस अब डेटा स्टोर करने के लिए एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो कई दूसरी प्रकार की डेटाबेसेस भी आती है, जैसे PHP के साथ यूज़ हो जाती है, ज़्यादातर यूज़ की जाती है MySQL। MySQL भी एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। और डेटाबेस में डेटा को मैनेज करने के लिए और उसमें डेटा को स्टोर, रिफ्रेश, रिट्राइव, एडिट, डिलीट करने के लिए वो उसे इस्तेमाल किया जाता है। कम्युनिकेशन सिस्टम, दूसरे कई ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हमें वेबसाइट के साथ इस्तेमाल करने ज़रूरी है, जैसे कि वेबसाइट में तो सिर्फ HTTP प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है वेबसाइट देखने के लिए, पर HTTP प्रोटोकॉल है। उसके अलावा अगर हमारे वेबसाइट में अगर हमने ईमेल के लिए फैसिलिटी कुछ भी रखी होती है तो उसके साथ हमें यूज़ करना होगा SMTP प्रोटोकॉल। तो ज़्यादातर सभी प्रोटोकॉल, कॉमन जो प्रोटोकॉल है वो लैंग्वेजेस के द्वारा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम आगे बात करें तो PHP आखिर इतना फेमस कैसे हुआ, कब हुआ, PHP इतना फेमस क्यों हुआ और कब हुआ। सबसे पहले जो PHP का वर्जन था उसका जो पूरा नाम था वो था PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, और PHP एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। एक पावर्स ऑफ PHP में भी काउंट कर सकते हैं ओपन सोर्स लैंग्वेज। ओपन सोर्स माने उसका जो कुछ भी कोडिंग होगा एक ओपन होगा, कोई भी एक डेवलपर उसमें मॉडिफिकेशन करके अपना खुद का एक नया फंक्शन बना सकता है और अपनी जो कुछ भी रिक्वायरमेंट होती है उसका टास्क होता है वो फुलफिल कर सकता है। और दूसरा जो पावर है वो है PHP के साथ HTML को हम आसानी से ऐड कर सकते हैं, यानी कि एम्बेड कर सकते हैं।
दूसरी आगे बात करें तो PHP का जो फर्स्ट वर्जन था वो ईयर 1995 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका फुल फॉर्म था पर्सनल होम पेज फॉर्म इंटरप्रेटर। रेस्मस नाम के डेवलपर ने बनाया था। वो क्यों बनाया था वो अजीब बात है, उसका खुद का ऑनलाइन रिज्यूम था, उसे ट्रैक करने के लिए बनाया था उसने। ट्रैक यानी कितनी बार कोई उसका रिज्यूम ओपन करता है, कितनी देर तक पढ़ता है, प्रोबेबली कहाँ से उसने पढ़ा था, ये सब ट्रैकिंग कॉन्सेप्ट हुए। वो ट्रैकिंग करने के लिए उसने उसका खुद का फर्स्ट वर्जन डेवलप किया PHP फॉर्म इंटरप्रेटर। उसने जो बेसिक सिंटेक्स यूज़ की थी उसमें वो थी पर्ल लैंग्वेज की। उसने खुद ने 2 साल के बाद उसका एक नया वर्जन इंट्रोड्यूस किया PHP FI 2.0 पर्सनल होम पेज फॉर्म इंटरप्रेटर 2.0, जो ऑफिशियली उसने एक पब्लिकली दूसरे डेवलपर के लिए रिलीज किया था। और उसमें जो सिंटेक्स उसने अब यूज़ की थी वो थी सी लैंग्वेज की। जो सी लैंग्वेज सबसे बेसिक लैंग्वेज है। अगर आपको डेवलपिंग फील्ड में आना है तो आपको सी के बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से सभी आने चाहिए। अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट 50,000 डोमेन्स कुछ ही समय में PHP के द्वारा हो गए थे। आगे जाके उसका सक्सेस देखने के बाद दूसरे दो डेवलपर ने एंडी और जीव ने मिलकर उसका एक फिर से नया वर्जन बाहर निकला, पब्लिक में रखा PHP 3। उसमें से FI अब वो लोगों ने निकाल दिया था। उसमें जो कॉन्सेप्ट उन लोगों ने ऐड किए थे वो थे ई कॉमर्स के। ई कॉमर्स में यानी जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट है, माई मंत्रा है, ऐसा जो कुछ भी हम वेबसाइट देखते हैं और उसमें जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए जाते हैं उसे कहते हैं ई कॉमर्स एप्लीकेशन। उसमें जैसे कि सेशन का कॉन्सेप्ट आता है, जो कुछ भी हम बाय नाउ पे क्लिक करते हैं वो टेम्पररी स्टोर होता है हमारे वेबसाइट में। जब भी हम वेबसाइट देखते हैं वैसे कॉन्सेप्ट ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम का जो कुछ भी कॉन्सेप्ट होता है, क्रेडिट कार्ड से, पेपल से, डेबिट कार्ड से, वो ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट उन लोगों ने उसमें इंट्रोड्यूस किया। आगे अगर और बात करें तो 1998 में वर्जन 3 इंट्रोड्यूस करने के बाद नियर अबाउट वर्ल्ड के 10% सर्वर्स PHP में कन्वर्ट हो गए और PHP यहाँ फिर PHP में ही बनाए गए थे। फिर से एक मेजर चेंज उन्होंने लाया। जो सक्सेस उन्होंने अपनी लैंग्वेज का देखा उसे ध्यान में रख के उसका जो इंटरप्रेटर था बेसिक, जो उसका सभी लैंग्वेज का पावर होता है, जैसे सी का पावर क्या है तो टर्बो कंपाइलर है और दूसरा कंपाइलर है आंसी कंपाइलर, ज़्यादातर टर्बो इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका जो बेस है, पावर है, इंटरप्रेटर उन लोगों ने फिर से पूरा डिज़ाइन किया नए से PHP 4 में और नाम दिया उसका Z इंजन। तो इस हिसाब से रिकॉर्ड किए गए फिगर से मालूम हुआ कि वो 20% सर्वर PHP में कन्वर्ट हो गए हैं, जो पहले 10% थे। एक पावर में उसको कंसिडर कर लीजिए कि एक 100% 100 सर्वर होते, अगर वेबसाइट 100 होती है, एज्यूम कीजिए कि 100 ही वेबसाइट है, तो उसमें से 20 वेबसाइट्स अगर कोई एक ही लैंग्वेज से बनी होती है तो उसके प्लस पॉइंट कितने होंगे कि उन लोगों ने सभी ने अपनी वेबसाइट्स PHP में बनानी पसंद की। कॉमन लैंग्वेजेस जो भी हमने आगे के वीडियो में देखी थी, PHP के अलावा ASP आता है, JSP आता है, पर्ल आता है, रूबी आता है, कई और लैंग्वेजेस आती है। पर 20% 20 डोमेन, अगर 100 डोमेन होते हैं तो उसमें से 20 डोमेन्स अगर PHP से ही बने गए हैं तो उसके पावर्स, उसके फीचर्स बहुत सारा हो गए।
जो आगे हम थोड़े बहुत उसमें से स्टडी करेंगे। और लास्ट जो हिस्ट्री की बात करें तो जुलाई 2004 में उसका लास्ट वर्जन उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया और उसका इंटरप्रेटर का उन लोगों ने नेम दिया जेड इंजन। अब बात करेंगे उसके पावर्स के। पावर्स को आप अलग अलग कॉन्सेप्ट से प्रेजेंट कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ पीएचपी, फीचर्स ऑफ पीएचपी, मैंने यहाँ वर्ड यूज़ किया है पावर्स ऑफ पीएचपी। जो कुछ भी ये कंटेंट आप पढ़ रहे हैं पीएचपी की वेबसाइट में आपको फुल डिटेल में दिखाया पढ़ सकते हैं, दिखाया है उन लोगों ने php.net वेबसाइट में। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, वेबसाइट में के साथ पीएचपी को एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नो डाउट पीएचपी उसके लिए स्पेशली बनाया नहीं गया है, वो वेबसाइट बनाने के लिए ही बनाया गया है। पर नया जो वर्जन है पीएचपी का लास्ट में जो इंट्रोड्यूस होते आए हैं पीएचपी 4, पीएचपी 5, उन लोगों में उस वर्जन में पीएचपी जीटी के का एक ऑप्शन उन लोगों ने ऐड किया है जिसकी मदद से आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन को भी बना सकते हैं। पीएचपी सभी मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, जो एक माइक्रोसॉफ्ट का माइनस पॉइंट है। ASP.NET को अगर आप लेंगे तो ASP.NET का क्या प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में ही आप उसको डायरेक्टली इंस्टॉल करके उसमें आप अपनी वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। पीएचपी में ऐसा नहीं है, वो सभी मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट करता है। तो अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास यही ऑपरेटिंग सिस्टम होनी चाहिए। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो आपकी, आप पीएचपी में वेबसाइट अपनी खुद की पीएचपी को उसमें इंस्टॉल करके बना सकते हैं। वेब ब्राउज़र की बात करें तो वेबसाइट बनने के बाद अगर आपको वेबसाइट देखनी है, अगर वेब पेज अगर उसने बनाया है, तो अगर आपको वेब पेज देखना है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका स्पेसिफिक यही ब्राउज़र होना चाहिए। कोई भी वेब ब्राउज़र में आप उसे रन कर सकते हैं। और जो भी मैंने पहले वीडियो में बताया था कि पीएचपी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोसीजर ओरिएंटेड दोनों सपोर्ट करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में मैंने बताया था कि वो एक अच्छी टेक्निक है कोडिंग करने के लिए। पीओपी ज़्यादातर अब इस्तेमाल नहीं की जाती है क्योंकि वो सिक्योर नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में प्रोग्रामिंग के जो पॉइंट्स आते हैं उसमें एक पॉइंट आता है, वो एक सिक्योर लैंग्वेज है। आसानी से उसका कोडिंग आप देख नहीं सकते, आसानी से नहीं पर देख ही नहीं सकते। उसका जो कोडिंग है वो कम्प्लीटली हिडन रहता है। ओरिजिनल जो कोडिंग उसका होता है वो आउटपुट दिखाने के लिए। तो पीएचपी दोनों सपोर्ट करता है। आप वेरी बिगिनर है, पीएचपी के बारे में आपको कुछ भी मालूम नहीं है, अगर प्रोग्रामिंग फील्ड में आप बिल्कुल नहीं हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर आप पहले से ही प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, पीएचपी के बारे में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है या सुना है, तो बेटर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को ही फॉलो करें। अब आगे अगर पीएचपी के साथ अगर आपको HTML ऐड करना है तो एक पॉइंट है, पीएचपी को कहीं भी HTML के साथ लिख सकते हैं। HTML के अंदर भी आप PHP लिख सकते हैं और PHP के अंदर भी HTML लिख सकते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, PHP के अंदर HTML लिख सकते हैं और HTML के बीच में कहीं भी आप PHP को लिख सकते हैं। सिर्फ HTML नहीं, अगर आपको PDF इमेज या फाइल या खुद की अगर इमेज बनानी है या फ्लैश मूवी बनानी है तो आप ऑन द फ्लाई, जो मैंने वर्ड यूज़ किया है ऑन द फ्लाई यानी कि लाइव, यूज़र जैसे जैसे ऑप्शन सिलेक्ट करता है वैसे वैसे लाइव इमेज आपको उसके लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड कहीं भी जगह आपको दिखाई देगी। जैसे कि ऑनलाइन टूल्स आते हैं फ्लैश के, आपका खुद का आपको नाम लिखना होता है, जैसे ही आप नाम टाइप करेंगे
तो उसका जो कुछ भी रिजल्ट होगा फ्लैश का एनिमेटेड आपको तभी के तभी दिखाई देगा, वो होता है ऑन द फ्लाई। अगर इमेजेस बनानी है, जैसे कोई भी इमेज, जैसे कि एक वॉलपेपर, पूरा का एक पूरा वॉलपेपर 3D या सिंपल आप PHP की मदद से बना सकते हैं, PDF फाइल भी बना सकते हैं। XML और XHTML तो सिंपल टेक्स्ट ऑप्शन है, वो तो बना ही सकता है PHP। इमेज भी, PDF भी और फ्लैश मूवी भी PHP की हेल्प से आप बना सकते हैं। डेटाबेसेस की बात करें तो नियर अबाउट 22 डेटाबेसेस PHP में सपोर्टेड है। आपको जो कुछ भी डेटाबेस पसंद है या आपको आती है, जैसे अगर शायद आपको ओरेकल आती है, अगर शायद आपको एक्सेस आती है, तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको MySQL जो आती है तो सबसे अच्छा है, क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा PHP में इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि MySQL के खुद के प्लस पॉइंट बहुत है PHP के साथ के इस्तेमाल करने के लिए। दूसरा जो मैंने अगर बताया था, कम्युनिकेशन के लिए प्रोटोकॉल सबसे ज़्यादा PHP में सपोर्टेड है, जैसे कि POP3, IMAP, LDAP, SMTP, FTP, सभी प्रकार के प्रोटोकॉल्स PHP में सपोर्ट होते हैं। और सबसे आखिर में बात करें तो PHP की वेबसाइट बनाने के लिए या PHP की कोई भी वेबसाइट बनी हुई है पहले से आपकी, अगर आपको वो देखनी है तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है। तो सबसे पहले तो आपको वेबसाइट देखने के लिए वेब ब्राउज़र कंपलसरी है, कोई भी आपके पास ब्राउज़र हो चलेगा, फायरफॉक्स हो, क्रोम हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, कोई भी एक होना चाहिए। अब वेबसाइट बनाने के लिए आपके पास होना चाहिए एक वेब सर्वर, अपाची या IIS, PHP का पार्सर, जो भी हमने नाम पढ़ा था Z Engine, हिस्ट्री में Z Engine, वो एक आपके पास होना चाहिए। और डेटाबेस MySQL या कोई भी, तीनों चीज़ आपको नेट में से फ्री में मिल जाएगी। अपाची की वेबसाइट में, php.net की वेबसाइट में और mysql.com की वेबसाइट में से आपको आसानी से मिल जाएगी। वो 100% फ्रीवेयर है, आप उसे डाउनलोड करके कॉन्फ़िगर करने के बाद इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे आखिर में कोई भी एक ASCII टेक्स्ट एडिटर, कोई भी टेक्स्ट एडिटर नहीं, ASCII बेस एक टेक्स्ट एडिटर आपको चाहिए, जैसे कि Notepad++ और Trimviewer, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं PHP के कोडिंग को टाइप करने के लिए, डेवलप करने के लिए। जो 3 पॉइंट ऊपर मैंने बताए हैं, वेब सर्वर, पार्सर और डेटाबेस, अगर आपको तीनों अलग से डाउनलोड नहीं करने हैं और कॉन्फ़िगर नहीं करने हैं तो 2 सॉफ्टवेयर्स आते हैं, उसे फैमिली पैकेज भी बोला जाता है। कोई भी एक डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर दीजिए, XAMPP या WAMP, तो तीनों चीज़ PHP का पार्सर, वेब सर्वर और डेटाबेस दोनों इंस्टॉल हो जाएगा और आपके PC में कॉन्फ़िगर हो जाएगा। आसानी से आप PHP की जो लैंग्वेज है उसमें आप अपना खुद का प्रोग्राम या खुद की वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हैं डेवलप करने के लिए। थैंक यू, ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। आगे PHP का प्रोग्राम कैसे टाइप करना है, कहाँ पे टाइप करना है, कहाँ पे सेव करना है, कैसे रन करना है, उसके लिए आप उसका नेक्स्ट वीडियो देखें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, Facebook/मोहम्मदी कंप्यूटर पेज पे। थैंक यू।